नमस्कार। यूट्यूब के विश्व भारती चैनल में क्लास 9th के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अभी मैं मेघ आए कविता शीर्षक पर प्रकाश डाल रहा हूँ। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मेघ आए कविता को उनके अनुसार मेहमान से, अतिथि से तुलना की गई है। अतिथि का प्राचीन काल से ही बड़ा स्वागत होता रहा है। अतिथि जिनके आने और जाने की तिथि मालूम न हो, वे अतिथि हैं। अतिथि के आगमन पर गांव वालों में, परिवार वालों में जो खुशी का माहौल होता है, उसका ही एक झांकी इस कविता में कवि ने दर्शाया है। कवि प्रकृति के कुछ तत्वों को मानवीकरण करते हुए इस कविता में उस तरह से पिरोया है जैसे लगता है कि कोई निर्जीव वस्तु, कोई मूर्ति सजीव हो चली हो। इस पाठ के पंक्तियों पर ध्यान दें। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि कहता है मेघ मतलब बादल। बादल आकाश में आए क्योंकि बादल का घर आकाश ही है। बादल धरातल पर नहीं आते। बादल आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर कवि ने बादल का मानवीकरण करते हुए कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति सज धज कर, संवर कर कहीं आता है और उसके ससुराल जाने का कुछ अलग पोशाक होता है, वह काफी सज धज कर जाता है, वैसे ही बादल बन ठन कर और संवर करके सुंदर वेश धारण करके आ गए हैं। कहाँ आए हैं? आकाश में। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जैसे किसी मेहमान के आने पर स्वागतार्थ लोग आगे आगे चलने लगते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। ऐसे बादल के आने पर खुशी का इजहार कौन करती है? बयार। बयार मीन्स होता है हवा। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। किनके आगे आगे? मेघ के आगे आगे, मानो उनकी खुशामद करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनके आगे आगे नाचती गाती बयार चली। जैसे बारात आने पर बैंड पार्टी
के लोग नाचते गाते आगे आगे चलते हैं और बाराती भी नाचने गाते आगे बढ़ते हैं। किनके स्वागत में? मेहमान के, दामाद के, अतिथि के स्वागत में। जैसे कोई अतिथि आते हैं तो गांव में एक अलग खुशी का माहौल हो जाता है और लोग स्वागत में नाचते गाते उनके आगे आगे चलते हैं। उनके आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल पड़ी है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली में। सुंदर मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी हैं। जैसे कोई बारात आती है तो वर को देखने के लिए गांव में गली गली की खिड़कियां और अटारियां पर लोग वर को झांकने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर जमघट लगा देते हैं। पाहुन जेव आए हों गांव में शहर के, ऐसा लगता है जैसे गांव में शहर के मेहमान सज धज कर आए हों। ये गांव वालों के लिए आश्चर्य का विषय होता है। जब किसी देहात में, गांव में शहरी आदमी आते हैं तो गांव वालों के लिए वे अजूबे होते हैं। उनको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। ऐसे बादल की वेशभूषा इतनी निराली है, उस तरह से बादल सजे धजे हैं जैसे कोई शहरी आदमी सजा धजा हो, ऐसा प्रतीत होता है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बादल इस प्रकार बनकर, संवर कर, सुंदर वेश धारण करके आए हैं। उपयुक्त पंक्तियों का कहने का औचित्य यह है कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। बादल आकाश में सज गए हैं। हवा भी मस्ती में चलने लगी है। लोगों ने वर्षा की प्रतीक्षा में, इंतजार में घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं और उनका ध्यान आकाश की ओर केंद्रित है। सब ओर बादलों के बरसने की चाह है, क्योंकि इंतजार की घड़ी बहुत ही लंबी होती है और अपलक लोग उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। अपलक माने एक टक से, एक ध्यान से लोगों की दृष्टि बादलों पर टिकी है, क्योंकि उनकी प्रतीक्षा में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले सभी लोग आतुर हैं, व्याकुल हैं
उनकी जानें निकल रही है, मानो उनके सूखे शरीर में रस का संचार हुआ हो। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। यहाँ पर भी कवि ने मानवीकरण अलंकार से इस पंक्ति को सुसज्जित किया है। जैसे साधारण आदमी भी आभूषण से आभूषित हो जाता है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, ऐसे ही इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार को पिरोते हुए कवि इसकी छवि को निराली कर देता है। कैसे? देखें, पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। पेड़ मानो कोई व्यक्ति हो। जब मेहमान आए, कहाँ आए? आकाश में। जैसे गांव में कोई मेहमान आते हो, आप इसकी तुलना गांव से भी कर सकते हैं, समझने के लिए, समझाने के लिए। पेड़ झुक झांकने लगे, जब आकाश में सुंदर बादल आए, हवा बादलों की स्वागत में चलने लगी, तो हवा के झोंकों से पेड़ मानो झुक कर झांकने लगे। पेड़ों की टहनियां तेज आंधी आने पर कैसे ऊपर नीचे आने लगती हैं, मानो कोई व्यक्ति गर्दन को उठाकर उचकाकर किसी को झांक रहा हो। आंधी चली, धूल भागी, घगरा उठाए। आंधी के चलने पर धूल उस तरह से भागती है, मानो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार से सुसज्जित इन पंक्ति को किया गया है। कवि की नजर में धूल भी यहाँ मानव का प्रतीक है। आंधी चली, धूल भागी। आंधी के चलने पर आंधी की स्वागत किसने किया? धूल ने। कैसे? धूल आगे आगे भागती है आंधी के। जैसे कोई अतिथि के आने पर, कोई अतिथि गांव में प्रवेश करता हो तो गांव की नव युवतियां घघरा उठाए हुए तेजी से घर में भागती है, घर भागती है। वैसे ही जब मेहमान आए, आंधी चली, धूल उस तरह से भागी जैसे कोई मेहमान को देखकर नव युवतियां घघरा उठाए घर की ओर रवाना हो रही हो। बाकी चितवन उठा, बाकी चितवन, बाकी मतलब होता है तिरछी। बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी। नदी मेघों को तिरछी नजरों से देखकर ठिठक गई। जैसे कोई नए व्यक्ति को
देख करके कोई व्यक्ति ठिठक जाता है, शर्मा जाता है, वैसे ही नदी ठिठक गई और ठिठक करके क्या करती है, घूंघट सर के, किनकी घूंघट सर के, नदी के। नदी यहाँ पर कोई स्त्री के प्रतीक हैं। गांव में नए मेहमान का आगमन हुआ है और उस मेहमान के आगमन से गांव की जो इस नई स्त्रियां हैं जो घूंघट में रहती हैं, वे भी तिरछी निगाहों से घूंघट को सरकाकर उस मेहमान का दर्शन कर रही हो। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार का अर्थ होता है आदर पूर्वक नमस्कार। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जैसे बूढ़े पीपल मानो गांव के कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, आगे बढ़कर आदर पूर्वक श्रद्धा के साथ उस मेहमान की स्वागत किए। किस मेहमान की? बादल की। बादल का स्वागत किसने किया? बूढ़े पीपल ने। जब उस पीपल के सामने बादल आए तो बादल ने अपना मानो सिर झुकाकर आदर पूर्वक उनका नमन किया। बरस बाद सुध लिन्ही, बरसों बाद याद पड़ा हो। जो काफी दिनों पर आते हैं, जो मेहमान का आने का कोई आसार नहीं होता, आशा नहीं होती, वे अगर आ गए हों तो लोग उनका दर्शन करके फूले नहीं समाते। बरस बाद सुध लिन्ही, बरसों बाद इस मेहमान का आगमन हुआ है। ये गांव में प्रवेश किए हैं। बोली अकुलाई लता ओट से किवाड़ की। जैसे घर की नई स्त्रियां कुछ उलाहना करते हुए, कुछ शिकायत करते हुए किवाड़ की ओट से उस मेहमान से दरस परस करती हूँ कि आपको तो हम लोग याद ही नहीं आते हैं। ये कहने वाला कौन है? लता। लता पेड़ों की ओट से, मानो घर के किवाड़ की ओट से व्याकुल हुए, उलाहना करती हुई, शिकायत करती हुई उस मेहमान से कहती है कि आप बरसों बाद
हम लोगों को याद किए हैं। जैसे सूखे ग्रस्त प्रदेश में बहुत दिनों के बाद जब वर्षा होती है तो कुछ लोग उस वर्षा की बड़ाई करने के साथ साथ शिकायत भी करते हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। और कुछ लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि अब वर्तमान समय में हम लोग बहुत आनंदित हो गए। बरस बाद सुध लिन्ही बोली अकुलाई लता हो किवाड़ की। हर्षाया ताल, ताल मतलब तालाब, तालाब, ताल जोड़ आब, ताल मीन्स तलया, आब मीन्स पानी। हर्षाया ताल लाया परात भर के। खुशी के मारे उस मेहमान की स्वागत करने के लिए, उस अतिथि के स्वागत में, जैसे गांव में कोई अतिथि आए हों तो हमारा ये प्राचीन सभ्यता और संस्कार में रहा है कि पहले परात के पानी से उनके पांव को पखारा जाएगा। ऐसे बादल रूपी मेहमान के पांव को पखारने के लिए तालाब परात में, परात मतलब बड़ा थाल में पानी लेकर आया हूं। क्यों? मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कभी कहता है आकाश में बादल सज संवर कर आ गए हैं। पीपल के बूढ़े पेड़ ने झुककर मानो उसे नमस्कार किया। जुहार की मतलब नमस्कार किए। गर्मी से व्याकुल लता किवाड़ के पीछे छिपकर मानो उलाहने के स्वर में बोली, रे मेघ, तुमने बरस भर बाद हमारी सुध ली है। गांव का तालाब मेघ के आने की खुशी में आनंद मग्न होकर पानी की परात भर लाया। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज कहते हैं जहां पृथ्वी और आकाश का मिलन प्रतीत होता हो, उस भाग को क्षितिज बोला जाता है। जैसे आकाश तो औंधे कटोरे की भांति है और ये औंधा कटोरा का कोई सीमांत नहीं है, ये अपरिमित है, ये सीमित नहीं है। क्षितिज जहां ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी और आकाश मिले हैं। जैसे पक्षी आकाश में विचरण करते हैं, उनमें होड़ रहती है कि मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊं जहां ये आकाश पृथ्वी से मिला हो। उनके पंखों में होड़ा होड़ी होता है। वे अपने मंजिल को नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, निराश होकर लौट आते हैं, लेकिन वह क्षितिज का वे दर्शन नहीं कर पाते।
तो मानो क्षितिज अटारी गहराई, जहां पृथ्वी और आकाश का मिलन हो, वहां पर दूर देखने पर यही लगता है कि क्षितिज वाले भाग में बादल गहराए हुए हैं। मतलब बादल लगता है कि कुछ दूर आगे देखने पर यही प्रतीत होता है कि क्षितिज वाले भाग में बादल पृथ्वी से मिले हुए हैं। वहां पर काफी जमघट लगी है। जमघट कहते हैं लोगों की भीड़। किसका जमघट है? बादल आकाश में टुकड़े टुकड़े में विभक्त रहते हैं। कई टुकड़े में बादल बटे हुए रहते हैं, लेकिन वे बादल जब बरसने वाले होते हैं तो उनके सभी टुकड़े एक पास हो जाते हैं। जैसे बहुत से व्यक्तियों का जमघट, बहुत से व्यक्तियों को हम लोग एक जगह पर देखते हैं, जैसे मेला में जमघट लगा हुआ रहता है। जैसे बारात देखने के लिए लोगों का जमघट लगा हुआ रहता है। जमघट मतलब लोगों की भीड़। तो किनका जमघट है? बादलों के जमघट को देखने के लिए ग्रामीण परिवेश की जनता में जमघट लग गया है। जैसे कोई बारात गांव में प्रवेश करती है तो लोग अटारियों से, अटारी क्या है? महलों में जो छज्जे आगे की ओर, जो बालकोनी बोलते हैं, आगे की ओर निकली हुई रहती है, और उन बालकोनियों में, उन छज्जों पर बारात को देखने के लिए लोगों का जमघट लगा हुआ रहता है। ऐसे क्षितिज अटारी गहराई, जहां पर पृथ्वी और आकाश का मिलन हो, वहां पर बादलों का जमघट है। दामिनी दमकी, बिजली चमकी। दामिनी मतलब बिजली और दमकी मतलब चमकी। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। कवि कहता है आकाश में बादल इस तरह सघन होकर छा गए हैं, जैसे अतिथि के आगमन पर अटारी पर लोगों का जमघट लग जाता है। बिजली चमक उठी है और वो बिजली क्या कहती है? ओ बादलों क्षमा करो, हमारे भ्रम की गांठ खुल गई है। हमें भ्रम था कि तुम नहीं बरसोगे, पर तुम बरस पड़े हो। झरझर की आवाज में तुम्हारा प्रेम उमड़ पड़ा है। धारसार वर्षा के रूप में
मिलन के आंसू ढुलक चले हैं। धारसार मतलब मूसलाधार वर्षा के रूप में मिलन के अश्रु ढुलक चले हैं। इस प्रकार वर्षा के बादल सज सज संवर कर आकाश में छा गए। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश में दूर तक बादलों का जमघट लगा है। अब वे मूसलाधार रूप में यानी काफी तेजी में तीव्र धारा में अपने जल को अपनी वर्षा को बरसा रहे हों। लगता है कि बादल काफी प्रसन्न हो, क्योंकि जब वे मूसलाधारी वर्षा करते हैं तो यही लगता है कि वे काफी उत्साहित हैं। धन्यवाद। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखें। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं की कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखें। बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाएं हुई। कुछ मुख्य पॉइंट के रूप में है। बयार नाचती गाती चलने लगी। बयार मतलब हवा। पेड़ झुकने लगे मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को निहार रहे हो। अगला मुख्य बिंदु, आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी। अगला बिंदु, नदी मानो बाकी नजर उठाकर, बाकी मतलब तिरछी, जैसे कोई नवयुवती, नई स्त्री, नई नवेली वधू हो, नजर उठाकर ठिठक गई। अगला मुख्य बिंदु, पेड़, पीपल का पेड़ झुकने लगा। नेक्स्ट, लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गई। नेक्स्ट, तालाब जल से भर गए। अगला, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। अगला, धारसार मतलब मूसलाधार जल बरसने लगा, जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए। लोग उस बादल रूपी मेहमान को का दर्शन करने के लिए अब बिना रोक टोक के लगता है कि उनके पास चले जाएंगे। उस तरह से बांध टूट गए। निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। धूल को पहले देखें। यह अतिथि के आगमन से अति उत्साहित घर की चंचला युवती के प्रतीक है। पेड़, पेड़ आम ग्रामीण व्यक्ति का प्रतीक है जो किसी शहरी दामाद के आने पर उसे गर्दन उठा उठाकर देखता है। नदी, नदी गांव की युवती है जो शहरी दामाद को आया देखकर रसमयी चितवन से, कहने का मतलब आनंदित होकर
सहृदय जिसको कहते हैं, सहृदय से उसे निहारते हुए ठिठक जाती है, थम जाती है। लता, लता विरह वेदना में तड़पती मानिनी नायिका है, जो बादल के देर से आने पर मान प्रकट करती है। ताल, ताल घर का अतरंग सदस्य है, जो बादल के स्वागत में मानो पानी की परात भर लाया है। अगला चौथा क्वेश्चन को देखें। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? हाँ, तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा नहीं, तीसरा। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? उत्तर इस प्रकार है। लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा, क्योंकि वह मानिनी है। लता ने देखा, जबकि यहाँ लता स्त्रीलिंग है, फिर भी देखा क्रिया क्यों आई है? कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जैसे मां ने कहा, अगर कही कहेंगे सेंटेंस रॉन्ग होगा। यह लता स्त्रीलिंग शब्द है, फिर भी इसके साथ ने आया है तो क्रिया पुल्लिंग जैसी होगी। लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिप कर देखा, क्योंकि वह मानिनी है। वे अपने प्रियतम के कई दिनों के बाद आने पर उनसे रूठी हुई भी हैं और उन्हें देखे बिना भी नहीं रह पाती। अगला है 4 नंबर, भाव स्पष्ट करना है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। आंसर इस प्रकार है। प्रियतमा अपने प्रिय से क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा करना, मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे, परंतु तुम खूब आए हो, इसलिए मेरे मन का संदेह मिट गया। ये कौन कह रहे हैं? आप इसकी उपमा, इसकी तुलना ग्रामीण वासी से भी कह सकते हैं। जैसे कोई अकुलाए, कोई व्याकुल ग्रामवासी तड़प कर कहने लगे, हमें क्षमा करो, हमने सोचा था कि बादल नहीं बरसेगा, परंतु हमारा यह भ्रम टूट गया। ख है, बाकी चितवन उठा, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सर के। बादलों के आने पर नदी मद भरे वेग से बहने लगी, मंद भरे वेग से बहने लगी। उसका जल साफ स्वच्छ दिखने लगा। मेहमान के आने पर गांव की नौ बधुएं तिरछी दृष्टि से उसे निहारने लगी। वे अपने घूंघट खोलकर उसे देखने लगी। अगला प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? मेघ के आने से बयार चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल चलने लगी, नदी बाकी होकर बहने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं
पेड़ की ओट में छिपने लगी, तालाब जल से भर उठे, आकाश में मेघ छा गए, अंत में मूसलाधार वर्षा हुई। मेहमान के आने पर गांव की कन्याएं और युवतियां प्रसन्न हो उठी। लोग अपने खिड़की दरवाजे खोल खोल कर उन्हें निहारने लगे। आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे। नव युवतियों ने घूंघट सरकाकर उन्हें निहारा। बूढ़ी स्त्रियां विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करने लगी। अतिथि की अतिथि की प्रिया मान करने लगी। फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगी। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। अगला है 5 हो गया। छठा, मेघ के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर इस प्रकार है। मेघों के लिए बन ठन के और संवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उनके आने पर ग्रामवासियों के मन में ठीक वैसा ही उल्लास होता है जैसा कि किसी सजे संवरे दामाद के आने पर होता है। अतः मेघों के लिए सजे संवरे शहरी दामाद का उपमान बिल्कुल ठीक है। कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखे। पहले मानवीकरण अलंकार को देख ले, जहाँ पिरोया गया हो कविता में। इसके मुख्य पंक्तियों को देखें जहाँ मानवीकरण अलंकार समाहित हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओटही किवाड़ की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब रूपक अलंकार जहाँ है उसको देख लें। क्षितिज अटारी गहराई। अब 8वां क्वेश्चन को देखें। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन करें। इस कविता में गांव के किसी दामाद के आने पर छाए उल्लास का वर्णन हुआ है। ग्रामवासियों का उत्साह, खुशी और जिज्ञासा से मेहमान को देखना, बूढ़ी स्त्रियों का उनकी मंगल कामना करना ग्रामीण परंपरा है। मेहमान के आने पर उसे हाथ मुंह धोने के लिए पानी की परात देना भी एक परंपरा है। इसमें गांव वासियों की अतिथि सत्कार की भावना प्रकट होती है। लोग उनके पांवों को पखार कर उत्साह का इजहार करते हैं और अपने स्वागत की भावना को दर्शाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखे। उत्तर इस प्रकार है। मेघ रूपी शहरी
अतिथि के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठा। शीतल बयार नाचती गाती हुई दामाद के आगे आगे चलने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल लिए ताकि वे पाहुन के दर्शन कर सके। पेड़ उचक उचक कर पाहुन को देखने लगे। आंधी अपना घघरा उठाए दौड़ चली। नदी तिरछी नैनों से मेघ की सज धज को देखकर हैरान हो गई। गांव के पुराने पीपल ने भी मानो झुककर नमन की। आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट में सिकुड़ गई और बोली, तुमने तो बरसों बाद हमारी याद की है। गांव का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परात भर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई, बिजली भी चमकने लगी। इस प्रकार पूरा गांव उल्लास से तरंगित हो उठा। 10 नंबर क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य लिखें। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें बादलों के सौंदर्य को अत्यंत मनोरम ढंग से व्यक्त किया गया है। मुख्य पॉइंट है, बादल के लिए सजे धजे शहरी दामाद का उपमान अति सुंदर कल्पना है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, मेघ आए बड़े बन ठन के, अनुप्रास बड़े बन ठन के, इसमें क्या है, अनुप्रास है। बड़े में, बड़े शब्द में स्टार्टिंग में ब है, बन में स्टार्टिंग में ब है, बन के अंत में न है और ठन के अंत में न है। तो जहां जिस शब्द के शुरू में, अंत में या बीच में वर्णों की आवृत्ति होती हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। सारांश इस प्रकार है, मेघ आए पाठ का सारांश ध्यान दें। मेघ आए प्रकृति सौंदर्य की कविता है। इसमें मेघों को सजे संवरे अतिथि के समान दिखाया गया है। मेघों के आने से हवाएं मस्ती से चलने लगी। घरों के खिड़की दरवाजे खुलने लगे, मानो गांव में कोई शहरी अतिथि आए हों। पेड़ उचक उचक कर देखने लगे। आंधी ऐसे जोरों से चली मानो कोई ग्रामीण बाला मतलब लड़की घाघरा उठाए दौड़ पड़ी हो। बाकी नदी, टेढ़ी नदी उसे देखने के लिए मानो ठहर गई। पीपल का बूढ़ा पेड़ मानो बादलों से शिकायत करने लगा कि वे बरसों बाद आए हैं। लताएं ओट में छिपने लगी। तालाब प्रसन्न होकर हिलने लगे। आकाश में बिजली चमकने लगी। सहसा रिमझिम बूंदे बरसने लगी। धन्यवाद।